तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन उतनी ही दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है, किसी भी इंसान की असली पहचान, उसकी असली कीमत आखिर किस चीज में है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या किसी इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होती है या उसके कर्मों से? मतलब क्या मायने रखता है वो कहाँ पैदा हुआ या उसने जिंदगी में क्या किया? आज की कहानी ना हमें इसी सवाल की तह तक ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक सिंहासन से, जिस पर 32 जादुई गुड़िया बैठी हैं, और उन्हीं में से एक धर्मवती राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक देती है। वो कहती है, ठहरिए, पहले एक कहानी सुनिए और फिर खुद फैसला कीजिए कि क्या आप वाकई इस सिंहासन के लायक हैं। तो ठीक है, हम धर्मवती की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, जो हमें ले चलती है महान राजा विक्रमादित्य के दरबार में। वहां पर एक बहुत ही गहरी, एक फिलोसॉफिकल बहस चल रही थी। अब देखिए, दरबार में तो सीधी सीधी बहस छिड़ गई। एक पक्ष का मानना था कि भाई देखो, मान सम्मान तो सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही मिलता है, क्योंकि एक अच्छा खानदान वो तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का ही फल है ना। लेकिन दूसरा पक्ष कहने लगा, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऊंचे खानदान में पैदा हुआ इंसान भी तो क्रूर हो सकता है, जालिम हो सकता है। असल में तो इंसानियत उसके कर्मों से ही पहचानी जानी चाहिए। जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो राजा विक्रमादित्य ने सबको शांत कराया। उन्होंने कहा, देखिए, सिर्फ बातें करने से हमें सच का पता नहीं चलेगा। हमें इस सवाल का जवाब असल दुनिया में ढूंढना होगा, एक प्रयोग करके। और बस यहीं से राजा के उस अद्भुत प्रयोग की शुरुआत हुई। एक ऐसा प्रयोग जो यह साबित करने वाला था कि ज्यादा ताकतवर क्या है, किसी की परवरिश या उसका कुदरती स्वभाव। तो देखिए, ये प्रयोग कितना अनोखा था। स्टेप 1, एक शिकारी राजा को शेर का एक छोटा सा बच्चा लाकर देता है। स्टेप 2, उस बच्चे को एक चरवाहे को सौंप दिया जाता है। स्टेप 3, उसे सिर्फ और सिर्फ बकरी का दूध पिलाकर पाला जाता है। और स्टेप 4, जो सबसे अहम था, उसके साथ बिल्कुल एक भेड़ के बच्चे जैसा ही बर्ताव किया जाता था। अब सवाल बस एक था, क्या एक शेर को भेड़ बनाया जा सकता है? और फिर आया उस परीक्षा का दिन। एक असली जंगली शेर को उसके सामने लाया गया। जंगली शेर दहाड़ा और सब हैरान रह गए। भेड़ों के झुंड के साथ वो पाला हुआ शेर भी दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। एक पल को तो लगा जैसे फैसला हो गया कि परवरिश ही सब कुछ है। लेकिन राजा विक्रमादित्य जानते थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने उस पाले हुए शेर को जंगल में आजाद करने का आदेश दिया। पहले दिन वो डरा सहमा सा रहा। दूसरे दिन खबर आई कि उसने खरगोश का शिकार कर लिया है। तीसरे दिन उसने दूध पीने से साफ मना कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों में जब उसका सामना एक और जंगली शेर से हुआ तो वो भागा नहीं, बल्कि अपनी पूरी ताकत से वापस दहाड़ा। इस कमाल के प्रयोग के बाद राजा विक्रमादित्य ने दरबार को अपना पहला निष्कर्ष बताया। उन्होंने कहा, देखो, किसी का स्वभाव उसके वंश से आता है, ये सच है, लेकिन उस स्वभाव को बाहर आने के लिए सही माहौल चाहिए। और सबसे जरूरी बात ये कि अगर किसी का जन्म ऊंचा है पर उसके कर्म बहुत नीचे हैं, तो वो अपना सारा मान सम्मान खो देता है। दरबार में लगभग हर कोई राजा की इस बात से सहमत था। मैं कह रही हूँ लगभग हर कोई, सिवाय एक मंत्री के। और उसके एक सवाल ने पूरी कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। वो मंत्री खड़ा हुआ और उसने एक ऐसा सवाल पूछा कि सब चुप हो गए। उसने कहा, महाराज, आपकी बात मान ली, पर कोई आम इंसान कितने भी अच्छे कर्म कर लें, वो राजा तो नहीं बन सकता। राजा बनने के लिए तो शाही परिवार में ही जन्म लेना पड़ता है। तो फिर इस मामले में कर्मों का क्या काम? इस सीधे और तीखे सवाल पर राजा विक्रमादित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराए और खामोश रहे। वो जानते थे कि कुछ सवालों के जवाब दिए नहीं जाते, बल्कि दिखाए जाते हैं। और यहीं से राजा के असली और सबसे गहरे पार्ट की शुरुआत होती है। एक ऐसा पार्ट जो एक रहस्य के साथ शुरू हुआ, जब दरबार में एक हैरान कर देने वाली चीज लाई गई। हुआ ये कि एक नाविक राजा के लिए एक भेंट लेकर आया, एक अकेला लाल कमल, जो किसी अंदरूनी रोशनी से एक मोती की तरह चमक रहा था। राजा ने वो कमल लिया और फिर उसी मंत्री की तरफ मुड़कर कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये कमल कहाँ से आया है। जब वो मंत्री उस कमल को खोजता हुआ उस जगह पहुंचा, तो उसने जो नजारा देखा वो उसकी सोच से भी परे था। 2 पहाड़ों के बीच एक तपस्वी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसके घावों से खून की बूंदें नीचे नदी में टपक रही थी,
और खून की हर बूंद पानी को छूते ही एक चमकते हुए लाल कमल में बदल जाती थी। सोचिए, मंत्री कांपते हुए दरबार में वापस आया होगा। उसने राजा को सब कुछ बताया और तब राजा विक्रमादित्य ने वो राज खोला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मंत्री से कहा, वो तपस्वी जिसे तुमने पेड़ से उल्टा लटका हुआ देखा, वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में मैं था। और वो जो 20 संत उसके पास तपस्या कर रहे थे, वो तुम सब मेरे दरबारी थे। और ये था अंतिम पाठ। राजा का शाही जन्म सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये उनके पिछले जन्म में किए गए उस महान त्याग और तपस्या का फल था। यहाँ आकर जन्म और कर्म की बहस ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊंचा वंश असल में ऊंचे कर्मों का ही नतीजा है। तो राजा विक्रमादित्य की कहानी यहाँ पर खत्म होती है और हम वापस लौटते हैं राजा भोज और उस सिंहासन की तरफ जहाँ गुड़िया धर्मवती अब भी इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है, राजा विक्रमादित्य की ये कहानी और ये सच जानने के बाद उस मंत्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माफी मांग ली। दरबार की वो बहस हमेशा हमेशा के लिए सुलझ गई थी। अपनी कहानी खत्म करने के बाद धर्मवती ने राजा भोज से पूछा, हे राजन, अब आप बताइए, क्या आपने कभी इस तरह की गहरी समझ और त्याग से किसी मुश्किल को सुलझाया है? अगर हाँ, तब तो आप इस सिंहासन के योग्य हैं, वरना नहीं। और धर्मवती का ये सवाल सिर्फ राजा भोज से नहीं है, ये सवाल हम सबसे हैं। कहानी एक जवाब तो देती है कि हमारा आज हमारे बीते हुए कल के कर्मों का ही नतीजा है, पर असली सवाल ये है कि हम अपने आज के कर्मों से अपना आने वाला कल कैसा बना रहे हैं। योग्यता कमाई जाती है या विरासत में मिलती है? इस सवाल का जवाब शायद हम सबकी अपनी अपनी कहानी में ही छिपा है।